उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है फतेहपुर, और फतेहपुर में एक थाना पड़ता है राधानगर। राधानगर थाने में एक जगह पड़ती है अंदौली गांव। अंदौली गांव में एक दंपति होते हैं जिनका नाम होता है और जमीला बानो। उनके 3 लड़के होते हैं। 3 लड़कों में से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद रजा। अब ये गरीब टाइप के लोग, काफ़ी गरीब, जो कि अपनी रोजी रोटी जो कि काम करके यानी लेबरगिरी करके ये अपना काम चलाया करते थे। लेकिन जो जाबिर अली थे यानी मोहम्मद रजा के पिता, इनकी मौत बचपन में ही हो जाती है। जो जमीला बानो है वो भी इधर उधर मांग करके, या जो बेटे कमाते थे वो कमाई के बाद जो पैसा दे देते थे, जो खर्चा दे देते थे, उससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। अब जो मोहम्मद रजा था वो किसी बिल्डिंग की दुकान में काम करता था फतेहपुर। दरअसल जो मोहम्मद रजा था, मोहम्मद रजा जब दुकान में काम करता था तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि हमें पैसा कमाना है। अब उसी बीच में एक व्यक्ति जो कि मौलाना होता है उससे उसकी मुलाकात होती है। उस मुलाकात में उससे कुछ बातें होती हैं। अब बातें ऐसी होती हैं कि अब तुम मेरे साथ अगर रहोगे तो तुमको अमीर बना दूंगा। अब वो क्या करता है कि मुजाहिदीन आर्मी का गठन करता है। अब उसके दिमाग में आई, या वो जो मौलाना मिला उसने उसको समझाया कि जैसे आर्मी खड़ी है, जैसे इंडियन आर्मी खड़ी है, जैसे सवर्ण आर्मी खड़ी है, या अब और भी जैसे आर्मियों का गठन किया जा रहा है, उसी तरीके से एक मुजाहिदीन आर्मी का गठन करते हैं। और उस मुजाहिदीन आर्मी को गठन करके हम जो है पैसा कमाएंगे। पैसा कैसे कमाएंगे? जो विदेशी फंडिंग और तमाम ऐसी जगह से जो पैसे आ रहे हैं वो हमें मिलेगा। हमारा काम है कि लोगों को संगठित करना और एक कोर ग्रुप तैयार करना। उस कोर ग्रुप में ऐसे लोग होंगे जो कि हिंदू धर्म के नेताओं को, और हिंदू धर्म में जो राजनीतिक नेता हैं बड़े बड़े, या हिंदू धर्म की जो धार्मिक स्थल हैं, उन सभी जगहों को टारगेट करके वहाँ पर जो है अफरा तफरी फैलाना और जान माल का नुकसान करना। अब ये एक जिहादी मानसिकता, ये जो जिहादी मानसिकता है उसके अंदर भरा गया। और उसने जो है, क्योंकि जब उसकी माँ जमीला से मीडिया वालों ने पूछा तो उसने साफ साफ बताया कि मेरा बेटा तो बम्बई गया था कमाने के लिए। वो जब गांव से निकला था तो उसने कहा कि मैं बम्बई जा रहा हूं और बम्बई से अब मैं दौलत वाला बन करके आऊँगा। और जब वो 1-1.5 साल बाद आता था तो गांव में बड़े शांति से किसी से बात नहीं करता था और बिना बात किए इधर उधर घूमता था। पैसे वाला था, कुछ लोगों से मिलता था और शान और शौकत से रहता था, लेकिन किसी को भनक और पता भी नहीं चलती थी कि उसने मुजाहिदीन आर्मी जो है खड़ी कर रखा। अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ तब आया जब कि यूपी की जो एटीएस है, उत्तर प्रदेश की एंटी टेरर स्क्वाड जो है, वो केरल का एक ज़िला पड़ता है मल्लापुरम, वहाँ से इस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। और वहाँ गिरफ्तार करने के बाद इसको उत्तर प्रदेश में लाया जाता है और इससे पूछताछ की जाती है। और पूछताछ करने के बाद ये पता चलता है कि इस संगठन में ये सिर्फ अकेला नहीं है, बल्कि इस संगठन का जो मुजाहिदीन आर्मी है उसका ये खुद संस्थापक है। और इसने एक कोर ग्रुप बना रखा था जहाँ से कि कई तेज तर्रार लड़के, पढ़े लिखे और मजबूत दिमाग वाले लड़के, जो कि अपने मिशन में काम कर सकें, जो उनको बताया जाए उसमें सफलता हासिल कर सकें, ऐसे लोगों को अपने टीम में इकट्ठा करता था, अपने कोर ग्रुप में। अब इसी में जो यूपी एटीएस ने सुल्तानपुर से अकमल रजा, सोनभद्र से सफ़ील सलमानी उर्फ रिजवी, और रेल बाजार के सुजातगंज निवासी तौसीफ व रामपुर निवासी कासिम अली को गिरफ्तार किया है। अब सिर्फ जो एटीएस है वही नहीं, बल्कि जो खुफिया एजेंसी हैं, तमाम खुफिया एजेंसी, वैसे मैं बता दूं कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की, तब से मैं एक मिलिट्री मैन होने के नाते जहाँ भी कोई आदमी
आतंकवाद के नाम पर मुंह खोलने की कोशिश करता है वो तुरंत पकड़ा जाता है। वो चाहे कहीं से भी, अगर कोई ये सोचता है रास्ते से कोई भारत में एंट्री करेगा, वो नेपाल में जैसे एंट्री करता है, चाहे वो गोरखपुर के रास्ते से आए या सिद्धार्थ नगर के रास्ते से आए या तमाम जो बिहार के सटा हुआ इलाका है वहाँ से कोई एंट्री करता है, वो पकड़ा जाता है। या देश में कहीं भी, केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, मुंबई हो, दिल्ली जैसी जगह, चाहे राजस्थान हो, जहाँ की 2008 में आप सभी ने सुना होगा सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुआ था, जब 26/11 की घटना हुई थी। उसी समय 13 मई 2008 को जयपुर में भी घटना हुई थी। और उसी समय जो मालेगांव नासिक में जो महाराष्ट्र की जो घटना थी, वहाँ भी वही उसी समय की भी घटना है। तो तमाम आतंकवादी और बम ब्लास्ट की जो घटनाएं हुआ करती थी उस समय होती थी। अब मैं इस कहानी पर वापस आता हूँ। मोहम्मद रजा को जब लखनऊ की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाता है और इसको पेश करने के बाद इसको जेल भेज दिया जाता है। अब पुलिस रिमांड पर लेती है। पुलिस पर रिमांड लेने के बाद जो एटीएस है उसने जब रिमांड पर लिया तो सारी बातें जो है खुलकर सामने आई कि ये कहाँ कहाँ से, कैसे कैसे, किस किस से मिला और इसने ऐसा क्यों किया। अभी तक इसने जो बयान दिया है पुलिस को वो बाहर नहीं आया है। हालांकि जहाँ ये रहता था, यानी जो राधानगर थाना के जो थाना प्रभारी हैं, वहाँ बताया जाता है जो एलआईयू और जो वहाँ के थाना प्रभारी की, वहाँ इसका कोई ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। मोहम्मद रजा का अपने गांव में और अपने थाना क्षेत्र या फतेहपुर में इसका कोई ऐसा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन ये जब पकड़ा गया तो इसकी सारी जो कलई है, इसकी जो इसकी प्लानिंग थी, जो इसकी योजना थी, वो ये थी कि हमें टारगेट बनाना है किसको, हिंदू नेताओं को और हिंदू धार्मिक नेताओं को और मंदिरों को, ऐसी जगहों को टारगेट बना करके, और हमें जो है जिहाद पैदा करना है, लोगों को जिहादी बनाना है। जो उसका कोर ग्रुप था, उसने उसके जो बाकी सदस्य हैं उन्होंने बताया है कि हमें जो है जिहाद फैलाना था और हमारे धर्म को ऊंचा दिखाना था और बाकी जो हिंदू धर्म है उसको नीचा दिखाना। अब बात इस बात की है, ये लोग केरल क्यों गए? क्योंकि केरल साउथ में पड़ता है और वहाँ काफ़ी पैसे वाले लोग हैं और विदेशी फंडिंग जो इन लोगों को, इस संगठन को, जो मुजाहिदीन आर्मी है, इसको वहाँ से जो फंडिंग की जा रही थी, वहाँ क्योंकि काफ़ी पहले भी लोग पकड़े गए हैं, बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं और वो लोग जेल में भी हैं। तो अब इनके ऊपर जो कार्रवाई है, जो एटीएस ने जो कार्रवाई किया है, वो ये कि ये लोग जेल में हैं। अब इनसे पूछताछ चल रही है, अब इनसे बाकी लोगों के बारे में जानकारी ली जा रही है। अब देखो, एक बात आप लोग हमेशा बोलते होंगे कि आतंकवादी या इस प्रकार के संगठन से लोगों को जब पकड़ा जाता है तो उनको मारा क्यों नहीं जाता है? उनको मारा इसलिए नहीं जाता है कि अगर मार दिए जाएंगे ऐसे लोग तो जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी बातें हैं, जो इनसाइड स्टोरी है, उसका पता नहीं चल पाएगा। इसलिए इनसाइड स्टोरी को जानने खुफिया एजेंसीज़ हैं, ऐसे लोगों को पकड़ती हैं और एक ही बात को बार बार पूछती हैं, एक ही बात को कई तरीके से पूछती हैं, एक ही बात को कई आदमी पूछता है, तब चीज़ें सामने निकल करके आती हैं। और निकल करके ऐसे नहीं आती हैं, कभी लालच दी जाती है, कभी धमकाया जाता है, कभी डराया जाता है, कभी सज़ा का डर दिखाया जाता है, तो कभी छोड़ देने का प्यार दिखाया जाता है। तब ऐसे लोग बयान देते हैं और सच्चाई को उगलते हैं, जिसको कहते हैं साम, दाम, दंड और भेद। तो आप सभी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।